Good morning, students. Now discuss the encephalitis. इंसेफेलाइटिस है वो एक क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये हो सकता है बैक्टीरियल और वायरल का होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि दोनों प्रकार का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से होता है। इसके अंदर है कि इंसेफेलाइटिस इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। मे बी कोज्ड बाई, इसका कोज हो सकता है वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और इट मे बी पार्ट ऑफ एलर्जिक रेस्पॉन्स, और इसके अलावा हो सकता है किसी एलर्जी की वजह से हो टू सिस्टमेटिक वायरल इलनेस और वैक्सीनेशंस। और इसका जो सिम्टमेटिक वायरल इलनेस होती है वो क्या हो सकती है, किसी वैक्सीनेशंस के कारण भी हो सकती है। इंसेफेलाइटिस इज ए रेयर कंडीशन, ये बहुत ही कम कंडीशंस के अंदर होती है इंसेफेलाइटिस। इट अकर्स मोर ऑफ्टन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड डिजीज विथ एज, यानी कि ये मुख्यतः तो कब होती है कि जब बच्चा है 1 साल से पहले होता है, उसके अंदर होता है द वेरी यंग एंड द एल्डरली आर मोर लाइकली टू हैव सीवियर केसेज। और यानी कि बहुत ही कम केसेज में अगर होती है बड़े लोगों में या फिर बूढ़े लोगों में, लेकिन होती है तो वो सीवियर टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली होती है। द कोजेज ऑफ इंसेफेलाइटिस इज ऑफ्टन अनाउंस, वैसे इसका एडजेक्ट कोज होता है वो अनाउंस होता है, पता नहीं होता कि क्या होता है, बट द मोस्ट कॉमनली, लेकिन बहुत ज़्यादा डायग्नोस्ड कोज इज वायरल इन्फेक्शन, और डायग्नोस्ट किया जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। नाउन कोजेज ऑफ ए इंसेफेलाइटिस में इंक्लूड्स, इसके अंदर हो सकता है वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है एंड पैरासाइट्स है। कॉमन वायरल कोजेज ऑफ इंसेफेलाइटिस इंक्लूड द हेर्पिक सिम्प्लेक्स है, इपिटेक्सिन वायरस है, या फिर वेरिसिला जोस्टर वायरस है, या एंटेरो वायरस है जैसे पोलियो वायरस है, और कॉक्साकेलीवर्स वायरस है, अर्वो वायरस है, और ऑर्थोपोडा बोर्न वायरस है। टिक बोन बर्न वायरसेज एंड रेपीज वायरसेज है कॉमन चाइल्ड्स हुड इन्फेक्शन सच एज ए मीजल्स यानी रूबेला, मम्प्स एंड जर्मन मीजल्स रूबेला यूज टू फेयरली कॉमन कॉजेज ऑफ द सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस, यानी कि इनकी वजह से अगर जो इंसेफेलाइटिस होती है तो उसको अपन कहते हैं सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस। इसके अलावा अगर जैसे मान लो कि सीधी सीधी बात कही गई है इसमें कि ज़्यादातर है वो कॉजेज वो होते हैं जो क्या होते हैं वायरस के कारण होते हैं, किसी भी वायरस से होते हैं। अगर ये वायरस को अपन क्या कर दें कि अगर मान लो कि ये वायरस अगर अब नहीं हो शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में एन एलर्जिक रिएक्शन और वैक्सीनेशन के कारण हो सकता है। एलर्जी है किसी चीज़ की या फिर वैक्सीनेशन से उसकी वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, या फिर कई बैक्टीरिया है सच है जिलिम डिजीज है, सिफिलिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है इंसेफेलाइटिस हो सकती है। या पैरासाइट्स है सच एज ए राउंड वॉर्म है, और सिट्रिक्सोसिस है, या फिर एड्स पेशेंट्स है, एंड द इफेक्ट ऑफ कैंसर में भी ये इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंसेफेलाइटिस। टाइप ऑफ इंसेफेलाइटिस में फर्स्ट है इन्फेक्शियस सेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस और इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस के अंदर होता है इन्फ्लामेशन अकर एट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन विच इज ऑफ्टन वायरल, ज़्यादातर वायरल के कारण ही होता है। इसमें मीजल्स हो सकता है, मम्प्स हो सकता है, रूबेला वायरस हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, अर्बो वायरस हो सकता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स हो सकता है, ये सारे के सारे वायरस हो सकते हैं। पोस्ट इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस में है
क्या द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू ए प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीन्स, यानी कि कोई दूसरी डिजीज रही हो, कि कोई दूसरा इन्फेक्शन था और वो इन्फेक्शन या फिर कोई वैक्सीनेशन थी उनकी वजह से अगर होता है तो उसको पोस्ट इन्फेक्शन से इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। थर्ड है ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस में है द इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय द इम्यून सिस्टम्स रिएक्टिंग टू ए नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज सच एज ट्यूमर्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज है, उनकी वजह से हो तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून से इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज के द्वारा ये स्प्रेड आउट होती है और एक कंडीशन अकर्स द थ्रू आउट द साउथ ईस्ट एशिया है, द फार ईस्ट एंड स्पेसिफिक इजलैंड्स है, उसके अंदर होती है। क्रोनिक इंसेफेलाइटिस है मतलब लंबे समय तक रहती है, जैसे HIV है, एड्स है, उसकी वजह से हो रहा है तो वो होगा इसके अंदर। इसमें भी है सबस्टांस स्क्लेरोसिस, पेनिसिफेलाइटिस। और इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर है कि इंसेफेलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन विच इज ऑफ्टन ऑफ ए लाइफ थ्रेटनिंग, इट यूजुअली बीइंग विद ए फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज, यानी वैसे तो क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, और इसके अलावा जैसे मान लो कि फ्लू के कारण जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अपने प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो कि हाई टेम्परेचर्स है, सीवियर हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, जॉइंट पेन है, ये हो सकता है। आफ्टर दिस इनिशियल स्टेज मोर सीरियस सिम्टम्स, यानी कि उसके बाद में धीरे धीरे ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे चेंजेज इन मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ जाता है, सच एज कन्फ्यूजन होता है, ड्राउजीनेस होता है और डिसओरिएंटेशन होता है, पहचान सही तरीके से नहीं होती। सीजर्स है यानी कि मतलब कि दौरे पड़ना है, लॉस ऑफ सेंसेशन, पैरालिसिस हो सकता है इज सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी। लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब है किसी तरह का सेंस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि अपने आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या अपन देख रहे हैं क्या अपने टच हो रहा है, तो वो है लॉस ऑफ सेंसेशन। और पैरालिसिस इनकी मतलब एरियाज ऑफ द बॉडीज का मतलब जिस एरियाज के अंदर पैरालिसिस हो जाता है वो भाग है वो बिल्कुल काम ही नहीं करता, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। चेंजेज इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, और उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर में भी चेंजेज आ जाते हैं। लॉस ऑफ कंसिस्टेंस का लॉस हो जाता है। अदर सिम्टम्स ऑफ इंसेफेलाइटिस कैन इंक्लूड, इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट्स जिसे फोटोफोबिया कहते हैं, इरिटेबिलिटी टू बोलने में दिक्कत होती है, बोलने में चिड़चिड़ापन होता है, स्टिफ नेक है वो जकड़ जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है और हेलुसिनेशंस होता है, सीइंग एंड हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली देयर, यानी कुछ होता ही नहीं है फिर भी उनको एहसास होता है कि वहाँ पर कुछ परछाई दिखाई देती है या कुछ वहाँ पर उनको चित्र वगैरह दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, झूठा एहसास होता है। इसके अलावा इनवॉलंटरी आई मूवमेंट्स होता है और सम टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस कैन चेंजेज इन द मेंटल हेल्थ सच है, जैसे एंजाइटी है, अनयूजुअल बिहेवियर्स है, डिल्यूजन्स है, जैसे मान लो कि रस्सी को सांप समझने लग गया हो और परसोनिया है, ये हो सकता है। अगर डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की बात की जाए तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर है ब्रेन MRI है, CT स्कैन है, हेड की ब्रेन बायोप्सी है, कल्चर ऑफ सेरेब्रो फ्लूइड है यानी CSF का एग्जामिनेशन किया जाता है, या फिर लंबर पंक्चर एंड CFSF एग्जामिनेशन किया जा सकता है, टेस्ट दैट डिटेक्ट द एंटीबॉडीज टू वायरस या टेस्ट दैट डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ वायरस DNA, इसका चेक किया जा सकता है। बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट क्या क्या किया जा सकता है। तो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट आर टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर, पेशेंट को सबसे पहले अपना मेन गोल रहता है कि सपोर्टिव केयर दे। सपोर्टिव केयर का मतलब है कि उचित उनको रेस्ट आराम करवाए, न्यूट्रिशंस अच्छी अमाउंट में उसको फ्लूइड्स दें टू हेल्प द बॉडी ऑफ फाइट द इन्फेक्शन,
जिससे है कि वो बैक्टीरिया वायरस से सामना कर सके, एंड टू रिलीव सिम्टम्स, और सिम्टम्स है वो रिलीव हो सके, ख़त्म हो सके, नष्ट हो जाए। रीओरिएंटेशन एंड इमोशनल सपोर्ट्स, लोगों की दोबारा से पहचान करवानी और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना फॉर कॉज्ड बाय द डिलीरियस पीपल्स में भी हेल्पफुल। और जो डिलीरियम डेमेंशिया वगैरह होता है उसके अंदर ये हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे एसिटामिनोफेन है, थाइलोनॉल अदर है, आइबुप्रोफेन है, एडवाइल, मेट्रीन्स है, अदर्स नेरोक्सोजिन्स है, ये दिया जा सकता है। एंटीवायरल मेडिकेशन सच एज जैसे जोविरेक्स, इसके अलावा फॉर्स केवियर्स टू ट्रीट द हर्पिस इंसेफेलाइटिस, ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस कैन ट्रीट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी है, ये दी जा सकती है। सपोर्टिव केयर्स के अंदर है कि बाथिंग असिस्टेंट है उसको स्नान करवाया जाए, उनकी केयर है, हाइजीन है वो मेंटेन रखी जाए। इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जा सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देते हैं, एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस दे सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ इंसेफेलाइटिस के अंदर कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं वो दिखाए गए हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में मॉनिटर द पिप्यूल्स एंड वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली, क्या करते हैं जल्दी जल्दी अपन क्या करते हैं वाइटल साइंस चेक करते हैं। इसके साथ साथ में उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी चेक किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इरेगुलर हो जाता है। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन एंड ऑब्जर्व फॉर एडवर्स रिएक्शन, यानी कि मेडिकेशन की कौन सी तो मान लो कि सही वे में उनका सही ट्रीट हो रहा है, और अगर उनके अलावा कौन सी है वो उनको नुकसानदायक स्थिति पहुंचा रहे हैं उसको मॉनिटर करना। इसके अलावा मॉनिटर द न्यूरोलॉजिक स्टेटस क्लोजली, और नर्व सेंसेशन को उसको चेक करना होता है कि उसको वीकनेस तो नहीं आ रहा और कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे पर्सनैलिटीज़ में, बिहेवियर्स में, उसको भी मेंटेन करना है। टू मेंटेन द पेशेंट एयरवे, many patients require to endotracheal intubations, oxygen therapies and mechanical ventilators भी प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा मॉनिटर द फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट टू इंश्योर द एडिक्वेट हाइड्रेशंस, और मेंटेन क्वाइट एनवायरनमेंट्स, और इम्प्लीमेंट द मेजर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटीज़, इन सबको चेक करना। इनके अलावा अदर्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी करना पड़ेगा। तो ये है आपका नर्सिंग इंटरवेंशन। और नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर इसके अलावा पेशेंट को अगर मान लो सीजर्स आते हैं तो सीजर्स की कंडीशंस में उसको अपन ऐसी जगह नहीं खड़े करेंगे ऊंचाई पर जिससे क्या कि वो गिरने के बाद में उनको चोट लग सके। इसके अलावा मेंटेन द स्टैंडर्ड्स परक्यूशंस एंड एडिशन आइसोलेशन अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसीज, और इसके अलावा उसको जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है उनके अनुसार केयर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये नेक्स्ट है। इसके अलावा इंक्रीज द सिग्निफिकेंस अदर टू द इंटरेक्ट विद द पेशेंट विद इवन वाइल ए कोमा एंड टू पार्टिसिपेट्स इन केयर टू प्रमोट द रिहेबिलिटेशन। अगर मान लो कि पेशेंट कोमा में चला गया या पेशेंट बेहोशी की हालात में है, पेशेंट है वो डिसओरिएंटेशन करता है, किसी को नहीं पहचान पाता है, उस कंडीशंस में क्या करना है अपने को, उस पेशेंट्स को मैनेज करना है, उस पेशेंट्स को रीओरिएंटेशन करवाना है, दोबारा से पुनः से लोगों के बारे में बताना है कि इनके साथ में आपका ये रिलेशन है, इनके साथ में ये रिलेशन से ये चीज़ें सब कुछ बताएंगे। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ आपका शुरू से कि इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इंसेफेलाइटिस था। इंसेफेलाइटिस का मतलब है कि ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये इन्फ्लामेशन है वो किसकी वजह से हो सकता है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, या किसी मेडिकेशन का रिएक्शन भी हो सकता है। अगर इनके कोजेज की बात करें तो मेन कोजेज होता है वो इसका वायरल होता है, और इसके अलावा बैक्टीरिया है, फंगाई है, पैरासाइट्स है, वो भी हो सकते हैं, किसी एलर्जिक कंडीशन से हो सकते हैं। तो अब बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से पैरासाइट्स हो सकते हैं, तो हर्पिक सिम्प्लेक्स पैरासाइट्स हो सकता है,
इसके अलावा वेरिसिला जोस्टर वायरस हो सकता है, इसके अलावा इंटेरो वायरस हो सकता है, पोलियो वायरस हो सकता है, इसके अलावा अर्बो वायरस हो सकता है, ऑर्थोपोडा बोर्न डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन टू वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकती है, या ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ होता है उसकी वजह से इंसेफेलाइटिस से हो सकती है। टाइप ऑफ इंसेफेलाइटिस की बात की जाएगी तो टाइप ऑफ इंसेफेलाइटिस में है इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस हो सकता है, पोस्ट इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस हो सकता है, ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस हो सकता है, या जापानीज इंसेफेलाइटिस हो सकता है, या क्रोनिक इंसेफेलाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो मेनतः तो जो इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन के अंदर वही होता है, लेकिन इसके अलावा है वो जो फ्लू लाइक जो सिम्टम्स है वो आते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स का बताया था मैंने कि क्या होता है, जैसे हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, जॉइंट पेन्स है, ये फ्लू के अंदर दिखाई देते हैं और वही सिम्टम्स सारे के सारे किस में आते हैं, इंसेफेलाइटिस के अंदर भी आ सकते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट्स को क्या हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। अगर अदर सिम्टम्स में बात करें तो फोटोफोबिया होता है, यानी प्रकाश से उनको डर लगता है, और इसके अलावा इसकी इरिटेबिलिटी टू कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट्स, मतलब मसल्स वीकनेस आ जाती है उसके अंदर, और स्टीप नेक यानी कि नेक के अंदर जकड़न आ जाती है, नेक सही तरीके से खुलती नहीं है। इसके अलावा हेलुसिनेशंस होता है, उनको झूठा आभास होता है कि मेरे को कोई मारने की कोशिश कर रहा है या मेरे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो कर कोई नहीं होता पर उनको ऐसा आभास होता है, उसको अपन कह रहे हैं हेलुसिनेशंस। या फिर डिल्यूजन्स होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर वो रस्सी को भी सांप समझने लग जाता है और उनसे डरने लग जाता है। इसके अलावा पार्शियल और टोटल विजन लॉस हो सकता है कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी दिखाई नहीं देता, या फिर है वो कंप्लीट अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि पेशेंट है वो इस स्थिति के अंदर वो कोमा में होता है। इसके अलावा एंजाइटी हो सकती है, अनयूजुअल बिहेवियर हो सकता है, उसका बिहेवियर है कुछ चेंज हो सकता है, पहले के जैसा नहीं रहता है। इसके अलावा अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात है तो ब्रेन की एमआरआई करवाई जा सकती है, सीटी स्कैन करवाई जा सकती है, हेड की ब्रेन की बायोप्सी करवाई जा सकती है, या कल्चर ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स यानी सीएसएफ का एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, लंबर पंक्चर्स किया जा सकता है, जिससे सीएसएफ का एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट आपको बता चुका हूँ। तो ये थी आपकी इंसेफेलाइटिस डिजीज़। हो सकता है इसमें से अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे को दोबारा कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं किसी चीज़ के बारे में आपको अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा बता दूंगा कि ये चीज़ आपके अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा से उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके 5 या 10 मिनट का आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू।